आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आईसीटी का नया टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में क्या है हम यहाँ संक्षेप में जानेंगे। देखिए कंप्यूटर जो नेटवर्क है, नेटवर्क से लगभग हर साल क्वेश्चन लगता ही लगता है। पिछली बार 2 क्वेश्चन लगे थे, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था क्योंकि चारों ही ऑप्शन ठीक थे, है ना। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर्स को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को शेयर कर सके। अब देखिए क्या कहा गया है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क का तात्पर्य क्या है? अच्छा, नेटवर्क का तात्पर्य क्या है? सीधे कंप्यूटर को हम छोड़ दें, बात ये निकलती है कि नेटवर्क का यूज़ क्यों किया जाता है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ताकि जो भी संदेश हों, जो भी दिशा निर्देश हों, वो क्या है, जानकारियाँ हों, हम एक दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए नेटवर्क का होना आवश्यक है। अब जैसे कि कोई सूचना है, ये कंप्यूटर मान लीजिए, ठीक है, अगर ये आपस में जुड़े ही ना हो और कोई सूचना हमें चाहिए, है ना, तो क्या वो हासिल हो सकती है अकेले से? नहीं हो सकती है, शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो क्या है, कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य। ठीक, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब क्वेश्चन किस में से बनते हैं आपके? कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो पहला आपका प्रकार है लैन, दूसरा आपका है मैन, तीसरा आपका है वैन और चौथा आपका है पैन और 5वां आपका है बीपीएन। तो आपका लैन क्या है? फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछले एग्जाम में। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसकी क्या पृष्ठभूमि है वो भी देख लें कि ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर्स एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह, इससे जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका क्षेत्र देखिए, भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता है, वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ही क्या है, अपना कार्य कर सकते हैं। ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क की क्या है, विशेषता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें मैन क्या है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि इसमें एक या एक से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी मैन के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। तो इसमें देखिए जो नेटवर्क है किसी नगर, शहर, है ना, तो उसमें जो नेटवर्क का यूज़ हो रहा है तो वो हमारा मैन कहलाएगा। फुल फॉर्म ये पूछी जाती है, ध्यान से याद रखेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ये हमारी मैन का हो गया। अब वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। उदाहरण मोबाइल फ़ोन, हम कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, आपके वाइड एरिया नेटवर्क का। तो जो नेटवर्क आता है, अब यही नहीं कि हम सिर्फ, अगर देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो वो एक नगर के सीमित क्षेत्र तक कार्य करेगा। अगर आप वैन जो नेटवर्क है उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ देखिए आपको सार्वभौमिक रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, विस्तारित होती है ना। तो जैसे आप क्या है, आप दूसरे शहर में हो या आप एक अलग राज्य में हो और आपके कोई भी संबंधी अलग राज्य में है, ठीक है, आप उनसे बात करनी है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क है वो कौन सा कार्य करेगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क कार्य करेगा। ये आपके क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितना भी भौगोलिक स्थिति का विस्तार देखने को मिलता है वो आपके वाइड एरिया नेटवर्क में देखने को मिलता है। तो वैन से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरों से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। यानी कि इस नेटवर्क का यूज़ क्या है, हजारों किलोमीटर की दूरी भी होगी, वहाँ पर भी क्या है, इस नेटवर्क को देखा जा सकता है। ठीक, अगला देखिए पैन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी,
तो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित होती है। एक या दो व्यक्ति तक ये सीमित होता है, जैसे ब्लूटूथ, वायरलेस, यूएसबी, यानी कि जो पर्सनल एरिया जो नेटवर्क है, तो जब हम किसी को अपना नेटवर्क शेयर करते हैं तो उस या तो वो हमारे आसपास होना चाहिए, अगर वो थोड़ा एक जो दूरी है इसकी वो बहुत ही सीमित है, अगर वो उस रेंज से आगे बढ़ गया तो नेटवर्क आप अपने आप ही छूट जाता है। इसीलिए देखिए हम किसी से नेट मांगते हैं, है ना, तो क्या है, आसपास ही रहना पड़ता है। तो ये किसका उदाहरण है, हमारा पर्सनल नेटवर्क है ना, हम दूसरे को दे रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो इसमें देखिए आपका ब्लूटूथ, उदाहरण याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि ब्लूटूथ नेटवर्क, जो ब्लूटूथ है वो आपके कौन से नेटवर्क में आता है, किसमें आएगा, आपके पैन में, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में। इसके साथ ही आपका वायरलेस यूएसबी भी आएगा। ठीक, अब चलते हैं वीपीएन। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद रखेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। देखिए जो बीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये किसी निजी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब आप मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें सारा कार्य हो रहा है, तो उसमें क्या है, उनका खुद का जो नेटवर्क होता है उसके थ्रू उनके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, तो उन पर क्या है, उनका पर्सनल आधिपत्य होता है, यानी कि उनकी निजी आधिपत्य होता है। ठीक है, ऐसे नेटवर्क का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी कंपनीज में, ऑफिस में, शिक्षण संस्थान में, इन सब में क्या है, आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग होता है। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना। पहले बात कि नेटवर्क है क्या, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इसमें मैंने आपको प्रकार बताए। आपका पहला आएगा लैन, तो इसका दायरा क्या होता है, 1 किलोमीटर की सीमा में सीमित होता है। ठीक है, दूसरा आपको बताया था मैंने मैन, ये आपकी इसकी जो सीमा होती है वो आपके एक नगर के बराबर होती है। ठीक, और इसमें क्या है, बहुत सारे जो लैन यानी कि लोकल एरिया जितने भी नेटवर्क हैं वो आपको लैन में देखने को मिल जाएंगे। वैन में क्या बताया, वाइड एरिया नेटवर्क में, कि इस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क होता है वो हज़ारों किलोमीटर की भौगोलिक स्थिति पर देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो प्रसार है, इसकी जो सीमा है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। ठीक, पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, हमारा खुद का नेटवर्क होना, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क है हम उसे किसी को दें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, आपका ब्लूटूथ, आपका वायरलेस और यूएसबी। समझ में आया। अब बीपीएन, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस नेटवर्क का प्रयोग किसी निजी कंपनी के द्वारा अपनी कंपनी के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको संपन्न करने में किया जाता है। इस पे क्या है, उनका निजी आधिपत्य होता है। समझ आ रही है आपको बात। तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क हैं, जैसे आपका लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, बीपीएन हो गया, उनके बारे में संक्षेप में जाना। और इससे क्वेश्चन हर बार 2 या 3 क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं अपना आईसीटी का नया टॉपिक, जिसका नाम है नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में क्या है हम यहाँ संक्षेप में जानेंगे। देखिए कंप्यूटर जो नेटवर्क है, नेटवर्क से लगभग हर साल क्वेश्चन लगता ही लगता है। पिछली बार 2 क्वेश्चन लगे थे, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था क्योंकि चारों ही ऑप्शन ठीक थे, है ना। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही।
तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर्स को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को शेयर कर सके। अब देखिए क्या कहा गया है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क का तात्पर्य क्या है? अच्छा, नेटवर्क का तात्पर्य क्या है? सीधे कंप्यूटर को हम छोड़ दें, बात ये निकलती है कि नेटवर्क का यूज़ क्यों किया जाता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ताकि जो भी संदेश हों, जो भी दिशा निर्देश हों, वो क्या है, जानकारियाँ हों, हम एक दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए नेटवर्क का होना आवश्यक है। अब जैसे कि कोई सूचना है, ये कंप्यूटर मान लीजिए, ठीक है, अगर ये आपस में जुड़े ही ना हो और कोई सूचना हमें चाहिए, है ना, तो क्या वो हासिल हो सकती है अकेले से? नहीं हो सकती है, शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो क्या है, कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य। ठीक, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब क्वेश्चन किस में से बनते हैं आपके? कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो पहला आपका प्रकार है लैन, दूसरा आपका है मैन, तीसरा आपका है वैन और चौथा आपका है पैन और पांचवा आपका है बीपीएन। तो आपका लैन क्या है? फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछले एग्जाम में। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसकी क्या पृष्ठभूमि है वो भी देख लें कि ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर्स एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह, इससे जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका क्षेत्र देखिए, भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता है, वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ही क्या है, अपना कार्य कर सकते हैं। ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क की क्या है, विशेषता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हम बात करें मैन क्या है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि इसमें एक या एक से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी मैन के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। तो इसमें देखिए जो नेटवर्क है किसी नगर शहर है, तो उसमें जो नेटवर्क का यूज़ हो रहा है तो वो हमारा मैन कहलाएगा। फुल फॉर्म ये पूछी जाती है, ध्यान से याद रखेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ये हमारी मैन का हो गया। अब वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जिस नेटवर्क का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। उदाहरण मोबाइल फ़ोन, हम कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, आपके वाइड एरिया नेटवर्क का। तो जो नेटवर्क आता है, अब यही नहीं कि हम सिर्फ, अगर देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो वो एक नगर के सीमित क्षेत्र तक कार्य करेगा। अगर आप वैन जो नेटवर्क है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यूज़ देखिए आपको सार्वभौमिक रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, विस्तारित होती है ना। तो जैसे आप क्या है, आप दूसरे शहर में हो या आप एक अलग राज्य में हो और आपके कोई भी संबंधी अलग राज्य में है, ठीक है, आप उनसे बात करनी है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क है वो कौन सा कार्य करेगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क कार्य करेगा। ये आपके क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितना भी भौगोलिक स्थिति का विस्तार देखने को मिलता है वो आपके वाइड एरिया नेटवर्क में देखने को मिलता है। तो वैन से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरों से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। यानी कि इस नेटवर्क का यूज़ क्या है, हजारों किलोमीटर की दूरी भी होगी, वहाँ पर भी क्या है, इस नेटवर्क को देखा जा सकता है। ठीक, अगला देखिए पैन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित होती है। एक या दो व्यक्ति तक ये सीमित होता है, जैसे ब्लूटूथ, वायरलेस, यूएसबी। यानी कि जो पर्सनल एरिया जो नेटवर्क है, तो जब हम किसी को अपना नेटवर्क शेयर करते हैं तो उस या तो वो हमारे आसपास होना चाहिए,
अगर वो थोड़ा एक जो दूरी है इसकी वो बहुत ही सीमित है, अगर वो उस रेंज से आगे बढ़ गया तो नेटवर्क आप अपने आप ही छूट जाता है। इसीलिए देखिए हम किसी से नेट मांगते हैं, है ना, तो क्या है, आसपास ही रहना पड़ता है। तो ये किसका उदाहरण है, हमारा पर्सनल नेटवर्क है ना, हम दूसरे को दे रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो इसमें देखिए आपका ब्लूटूथ उदाहरण याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ब्लूटूथ नेटवर्क, जो ब्लूटूथ है वो आपके कौन से नेटवर्क में आता है, किसमें आएगा, आपके पैन में, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में। इसके साथ ही आपका वायरलेस यूएसबी भी आएगा। ठीक, अब चलते हैं बीपीएन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद रखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। अब देखिए जो बीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये किसी निजी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब आप मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें सारा कार्य हो रहा है, तो उसमें क्या है, उनका खुद का जो नेटवर्क होता है उसके थ्रू उनके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, तो उन पर क्या है, उनका पर्सनल आधिपत्य होता है, यानी कि उनकी निजी आधिपत्य होता है। ठीक है, ऐसे नेटवर्क का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी कंपनीज में, ऑफिस में, शिक्षण संस्थान में, इन सब में क्या है, आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग होता है। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना। पहले बात कि नेटवर्क है क्या, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इसमें मैंने आपको प्रकार बताए। आपका पहला आएगा लैन, तो इसका दायरा क्या होता है, 1 किलोमीटर की सीमा में सीमित होता है। ठीक है, दूसरा आपको बताया था मैंने मैन, ये आपकी इसकी जो सीमा होती है वो आपके एक नगर के बराबर होती है। ठीक, और इसमें क्या है, बहुत सारे जो लैन यानी कि लोकल एरिया जितने भी नेटवर्क हैं वो आपको लैन में देखने को मिल जाएंगे। वैन में क्या बताया, वाइड एरिया नेटवर्क में, कि इस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क होता है वो हज़ारों किलोमीटर की भौगोलिक स्थिति पर देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो प्रसार है, इसकी जो सीमा है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। ठीक, पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, हमारा खुद का नेटवर्क होना, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क है हम उसे किसी को दें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, आपका ब्लूटूथ, आपका वायरलेस और यूएसबी। समझ में आया। अब बीपीएन, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस नेटवर्क का प्रयोग किसी निजी कंपनी के द्वारा अपनी कंपनी के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको संपन्न करने में किया जाता है। इस पे क्या है, उनका निजी आधिपत्य होता है। समझ आ रही है आपको बात। तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में चर्चा की, इसके साथ ही कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क हैं, जैसे आपका लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, बीपीएन हो गया, उनके बारे में संक्षेप में जाना। और इससे क्वेश्चन हर बार 2 या 3 क्वेश्चन लगते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कि जो कंप्यूटर की जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में क्या है, हम यहाँ पर संक्षेप में जानेंगे। तो कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता, इसके लिए प्रोग्राम्स विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। जो आपकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, अलग होती है। ये नहीं आपकी भाषा कुछ और है, आप कहो कि मेरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझे, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर की अपनी एक अलग भाषा होती है। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपकी आएगी निम्न स्तरीय भाषाएं, ठीक, इसके बाद आपकी आएगी मध्यम स्तरीय भाषाएं, और तीसरी आपकी आएगी उच्च स्तरीय भाषाएं। तो देखिए निम्न स्तरीय भाषा क्या है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई हैं।
इनमें प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए जो निम्न स्तरीय जो भाषाएं हैं वो कैसी भाषाएं हैं। जब कंप्यूटर आरंभ हुआ था तो कंप्यूटर कैसे मनुष्य के निर्देशों को समझ सकता था, तो उस सबसे पहले क्या है, उसे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कैसे हमारे निर्देशों को वो समझ सके, है ना। तो इसलिए क्या है, कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज बनाएगी। ठीक, तो देखिए निम्न स्तरीय जो भाषाएं हैं कंप्यूटर की, तो सबसे पहले आपके आती है मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर केवल बाइनरी अंकों 0 से 1 के माध्यम से दिए गए निर्देशों को ही समझ सकता है। अब देखिए कंप्यूटर में हम कोई निर्देश दे रहे हैं, अगर मशीनी भाषा की बात करें तो मशीनी भाषा से तात्पर्य ये है बाइनरी अंकों 0 और 1 के माध्यम से कोई भी निर्देश दिया जाएगा तो कंप्यूटर उसे समझेगा। ठीक, तो इन बाइनरी अंकों से बनी प्रोग्रामिंग भाषाओं को ही मशीनी भाषा कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि बाइनरी जो अंक हैं वो किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो आपको किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मशीनी भाषा के अंतर्गत आते हैं। और ये किस श्रेणी में आ रही है आपकी मशीनी भाषा, निम्न स्तरीय श्रेणी में आ रही है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। दूसरी भाषा देखिए असेंबली भाषा। अब देखिए असेंबली भाषा में क्या कहा गया है, यह एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती हैं, परंतु इनमें 0 और 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों का कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन कोड को निमोनिक कोड भी कहा जाता है। अब देखिए मशीनी भाषा में मैंने क्या बताया, बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है। बाइनरी अंक कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर 1 तक का। ठीक, अब जो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा में देखिए चेंज क्या हुआ है, तो ये पूरी तरह से मशीनी भाषा पर ही आधारित है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो बाइनरी अंक हैं उनके स्थान पर ये क्या है, अंग्रेजी के अक्षरों और कोडों को समझने लगी। देखिए जैसे जैसे किसी चीज़ का विकास होता जाता है उसी तरह उसमें भी क्या है, विकास देखने को मिलता है। जैसे कंप्यूटर का जन्म हुआ, ठीक है, फिर आगे और वैज्ञानिक आए, उन्होंने और सुधार किया, फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने और सुधार किया। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं ना, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो जैसे जैसे पीढ़ी बीतती गई, जो जो वैज्ञानिक उसमें चेंजेस करते गए, वैसे वैसे क्या है, लैंग्वेज में, कार्य क्षमता में, है ना, संग्रहण क्षमता में क्या है, विकास होता गया। पहले मशीनी भाषा थी, फिर आ गई हमारी असेंबली भाषा। असेंबली भाषा क्या थी, आपके बाइनरी अंकों पर आधारित ना होकर ये क्या है, अंग्रेजी के शब्दों को भी समझने लगी और इसमें क्या है, कोड के माध्यम से भी क्या है, निर्देशों को दिया जाने लगा। है ये आपके निम्न स्तरीय भाषा की ही एक शाखा। ठीक, ये हो गई आपकी निम्न स्तरीय जो भाषाएं हैं। तो उसके अंतर्गत आपकी मशीनी भाषा मैंने आपको बताई, बाइनरी अंक जहाँ आएंगे वो आपकी मशीनी भाषा है। असेंबली भाषा होती तो ये पूरी बाइनरी भाषा पर आधारित ही है, ठीक है, मशीनी भाषा पर ही आधारित होती है, लेकिन क्या है इसमें अंग्रेजी और कुछ कोडों का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी असेंबली हो गई। अब बात करते हैं मध्यम स्तरीय भाषा। तो मध्यम स्तरीय भाषा, तो ये भाषा निम्न स्तरीय भाषा के मध्य पुल का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए सी भाषा। तो जो मध्य स्तरीय भाषा है, देखिए पहले भाषा आई आपकी निम्न स्तरीय, उसके अंतर्गत मशीनी आई, फिर असेंबली है, उसके बाद क्या हुआ, मध्यम स्तरीय भाषा देखने को मिली। तो इसका जो कार्य था वो निम्न स्तरीय भाषा के मध्य क्या है, तालमेल बिठाना। ठीक, तो इसमें कौन सी भाषा आएगी आपकी, सी भाषा। ठीक, उसके बाद देखिए उच्च स्तरीय भाषा। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित के प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर में विकास होता गया वैसे वैसे इसकी क्या है, लैंग्वेज भी चेंज होती गई, उतना ही विकास क्या है हमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा में देखने को मिलता गया। ठीक, तो पहले जब बाइनरी अंकों का प्रयोग होता था मशीनी भाषा में, फिर असेंबली भाषा में क्या है, बाइनरी अंकों के अतिरिक्त क्या है, अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग होने लगा, कोड का प्रयोग होने लगा। उसके बाद हमारी मध्यम स्तरीय भाषा आई, तो उसका कार्य ये था कि जो आपकी निम्न स्तरीय भाषा है उसके मध्य क्या है, समन्वय स्थापित करना, वो उसका कार्य था। कौन सी भाषा है हमारी, सी भाषा। अब उच्च स्तरीय भाषा क्या हुई, जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे चेंजेस भी देखने को मिले, तो और भी भाषाएं विकसित हुई और भी वैज्ञानिकों ने कार्य किया। तो देखिए इसके उदाहरण देखिए कौन से आपके आएंगे, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, C++ है, जावा। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि जावा भाषा कौन सी स्तरीय भाषा कही जाती है, तो आपकी कौन सी है, ये उच्च स्तरीय भाषा है। एल्गोल है, इसके बाद आपका देखिए लिस्ट प्रोसेसिंग है,
ठीक। कोबोल है, देखिए कोबोल के कभी कभी क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो कॉमन विजन ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखेंगे इसे। बेसिक भाषा है आपकी, तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो यहाँ पे मैंने ये आपको लिख दिया है, आपको याद करना है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक। अब देखिए भाषा अनुवादक, तो भाषा अनुवादक क्या है, यह ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। भाषा अनुवादक को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि जो भाषा अनुवादक होते हैं, तो कंप्यूटर में क्या है, हमें कई सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, तो जो प्रोग्रामों की जो भाषा है उसको क्या है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा में क्या है, इसका अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें जो भाषा अनुवादक है तो उसकी क्या है, 3 श्रेणियाँ देखने को मिलती है। पहले आपका आएगा असेंबलर, दूसरा आपका आएगा कंपाइलर, और तीसरा आपका आएगा इंटरप्रेटर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि असेंबलर क्या है, कंपाइलर की या तो परिभाषा दे दी जाती है, फिर उससे पूछा था ये कंपाइलर का कार्य है या असेंबलर का कार्य है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, तो देखिए असेंबलर क्या है, ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि असेंबलर जो होता है, यानी कि जो असेंबली भाषा में कोई भी निर्देश दिया जा रहा है तो उसके प्रोग्राम को क्या है, ये पढ़ता है, ठीक, और फिर उसका अनुवाद क्या है, मशीनी भाषा में कर देता है। यानी कि अगर असेंबली भाषा में कोई निर्देश दिया गया है तो असेंबलर क्या है, उसका मशीनी भाषा में क्या है, अनुवाद कर देता है। तो देखिए अब देखिए, अगर असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम कार्य करता है तो उसे हम कहेंगे सोर्स प्रोग्राम। अब वहीं जब जो असेंबलर है आपके असेंबली भाषा का अनुवाद मशीनी भाषा में कर दे तो उसे क्या कहेंगे, हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये पूछा गया है, ध्यान से इसे देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब चलते हैं कंपाइलर पर। तो ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। इसके पश्चात प्राप्त कोड कंपाइल्ड कहलाता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। अब ये क्या बात कहने की कोशिश की गई है, जो कंपाइलर होता है तो उसमें क्या होता है, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो लिखी होती है तो उसका अनुवाद की किस में करता है, मशीनी भाषा में, ठीक। इसके पश्चात क्या होता है, जब मशीनी भाषा में हमने उसका अनुवाद कर दिया तो हमें जो उससे कोड प्राप्त हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपाइल्ड कहलाता है, ठीक है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे निर्देश मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। अब मैंने आपको बताया था कि सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो असेंबली भाषा में जो भी प्रोग्राम होते हैं जो सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम में जो भी कथन या निर्देश दिए गए हैं तो उसे मशीनी भाषा में बदल देता है, ठीक है। तो जो उच्च स्तरीय जितनी भी भाषाएं हैं तो प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग से अलग कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है। पहला मैंने आपको असेंबलर बताया, तो जो असेंबली भाषा में जो निर्देश दिए गए हैं उसका क्या है, मशीनी भाषा में अनुवाद कर देना, वो हो जाएगा हमारा असेंबलर, ठीक। वही बात करें कंपाइलर की, तो उच्च स्तरीय भाषाओं का मशीनी भाषा में अनुवाद करना आपका कहलाएगा कंपाइलर, ठीक है। ये जो उच्च स्तरीय भाषा में जब सोर्स प्रोग्राम देखने को मिलता है, असेंबली भाषा देखने को मिलती है, तो उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए होते हैं तो जो आपका कंपाइलर है वो उसे क्या है, मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, ठीक। तो प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग अलग कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इंटरप्रेटर क्या है, तो यह किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है।
परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम में केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उनका एग्जीक्यूशन करता है, यानी कि विश्लेषण करता है। इनका एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के अगले कथन का मशीनी भाषा में अनुवाद कराता है। अब देखिए इंटरप्रेटर में क्या है, ये भी क्या है, आपकी उच्च स्तरीय जो भाषा है उसमें लिखे गए जो सोर्स प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनका अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक कथन का ही अनुवाद करता है। अब उसने एक कथन का अनुवाद कर लिया है, अब फिर क्या है, वो उसे विश्लेषित करेगा कि यानी कि जो भी मैंने इसका अनुवाद किया कि वो ठीक किया, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद क्या है, वो दूसरा कथन पकड़ता है, यानी कि एक एक करके कार्य करता है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा भाषा अनुवादक है जो सिर्फ एक बार में एक कथन का अनुवाद करता है, तो आपका कौन सा है, इंटरप्रेटर। समझ में आई बात। इससे पहले मैंने आपको कंपाइलर बताया, तो इसमें क्या बताया मैंने, इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए जो सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसका अनुवाद मशीनी भाषा में करना कंपाइलर कहलाता है। और वहीं असेंबली भाषा में मैंने आपको क्या बताया कि जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम असेंबलर कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको दो डाउट देखने को मिल रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है, और इसकी मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब वही देखिए कंपाइलर में क्या कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सोर्स प्रोग्राम तो हमारा असेंबली में भी था, तो देखिए उसमें बात इतनी कही गई थी कि असेंबली भाषा के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देना असेंबलर कहलाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्योंकि सोर्स प्रोग्राम आपके आगे उसमें देखने को मिलेगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इसीलिए उसमें लिख दिया गया कि सोर्स प्रोग्राम क्या है। जब हम असेंबली भाषा में कोई भी निर्देश देते हैं, है ना, और कोई भी कथन कहते हैं, तो जो प्रोग्राम बनता है उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में क्या है, लिखे गए जो भी सोर्स प्रोग्राम है, जो भी असेंबली भाषा में जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं उच्च स्तरीय भाषा में, देखिए उच्च स्तरीय जुड़ रहा है तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, तो उसका अनुवाद जब मशीनी भाषा में किया जाए वो कहलाएगा हमारा कंपाइलर, ठीक। इंटरप्रेटर में भी यही बात थी कि जब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में किया जाए, लेकिन वो सिर्फ एक बार में सिर्फ एक कथन का ही अनुवाद करेगा, तो ये हमारा कहलाएगा इंटरप्रेटर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में क्या है, मशीनी भाषा जो आपके कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में चर्चा की। तो उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहले आपका ये निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, इसके अंतर्गत हमने मशीनी भाषा को पढ़ा। तो मशीनी भाषा किसे कहते हैं, जिसमें बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है, वो हमारी मशीनी भाषा है, ठीक। और जो असेंबली भाषा के बारे में मैंने क्या बताया, ये होती तो पूरी मशीनी भाषा पर ही आधारित है, लेकिन इसमें क्या है, अंग्रेजी के अक्षर और कुछ गिने चुने कोड होते हैं, बाइनरी अंकों का इसमें इतना प्रयोग नहीं होता। अब मध्यम स्तरीय भाषा, तो जैसे कंप्यूटर का जितना विकास होता गया, हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कार्य क्षमता है ना, मेमोरी क्षमता उतनी बढ़ती गई, तो मध्यम स्तरीय भाषा आई, तो उसमें देखिए हमें सी भाषा देखने को मिलती है। फिर और विकास हुआ तो और भाषा हमें देखने को मिलती हैं, तो उसे कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा, यानी इनका प्रयोग वर्तमान समय में अधिक चल रहा है। तो वो हमारी कौन सी उच्च स्तरीय भाषा। तो इसके अंदर देखिए आपकी फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, C++ है, जावा है, ये तो महत्वपूर्ण है जावा, है ना, एल्गोल है, आपका लिस्ट प्रोसेसिंग है, कोबोल है, ये पूछ की फुल जो फॉर्म होती है पूछी जाती है, बेसिक है ना, ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया भाषा अनुवादक, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, तो जो वो निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो जो कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है उसका अनुवाद वो किस रूप में कर रही है। तो भाषा का अनुवाद करने वाले जो प्रोग्राम हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा अनुवादक कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको असेंबलर बताया, कंपाइलर बताया, इंटरप्रेटर बताया। असेंबलर में जब असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को हम मशीनी भाषा में अनुवाद करें तो हमारा वो असेंबलर है, ठीक है। वहीं जो हमारा जो कंपाइलर है वो उच्च स्तरीय में लिखे गए सोर्स प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद करे, वो हमारा कंपाइलर है, ठीक। इंटरप्रेटर में क्या है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्रामों का अनुवाद वो मशीनी भाषा में करे, लेकिन वो जो अनुवाद करेगा वो सिर्फ एक कथन में होगा, वो सिर्फ एक कथन को लेके करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन आएगा, तो वो सिर्फ एक बार में एक कथन का अनुवाद करता है, तो ये हमारा कहलाता है इंटरप्रेटर। तो आज की क्लास में क्या है, हमने अपनी कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषा हैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।